हम सभी जानते हैं और ओमिक्रॉन के रूप में उसकी फिर से वापसी हो गई है। लेकिन क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा? क्या ये डेल्टा से भी खतरनाक होगा? क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? क्या फिर से लोगों को वही दौर देखना पड़ेगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, और साथ ही आप ये भी जानना चाहते हैं कि यदि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाता भी है तो हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारे अस्पताल, हमारी सरकार कितनी तैयार है? क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर रोज नए नए दावे हो रहे हैं। आज हम इन सारे सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। पहले समझिए कि ओमिक्रॉन का खतरा कितना बड़ा है और उसके खिलाफ हमारी तैयारी कितनी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के दिए जख्म याद है, लिहाजा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी गई है। कोविड अस्पतालों में ओमिक्रॉन वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोशिश है कि बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या मेडिसिन मरीजों के इलाज में किसी भी चीज की कमी ना हो। ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखते ही देखते भारत में ओमिक्रॉन के 23 केस हो गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 23, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में एक केस मिले हैं। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। आशंका है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ओमिक्रॉन की लहर आ सकती है और रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। अभी का आकलन ये बताता है कि अगले साल के शुरू में अपने उच्चतम स्तर पे इसकी संख्या शायद 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जा सकती है। तो वो तब जब कोई प्रयास, पूरे विश्व में, देश में भारत, और वो तब जबकि कोई प्रयास न किए जाए इसको बढ़ने से रोकने के लिए, जिसका मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स कुछ ना लगे। लेकिन जो मेरा अंदाज है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन हर जगह लगने लगेंगे, तो शायद पीक उतना भी ना पहुंच पाए, 1 लाख भी ना पहुंच पाए, उससे कम ही रह जाए। राहत वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन शायद घातक साबित नहीं होगा। बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस उम्मीद के सहारे हाथ पर हाथ धरे नहीं रहा जा सकता। इसलिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी तैयारी में जुट गई हैं। अहमदाबाद का कोविड अस्पताल संक्रमण की नई लहर से मुकाबले के लिए तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों को बड़ा सबक दिया था, इसलिए इस बार मुस्तैदी ज्यादा है। पास 20,000 लीटर की टांकियाँ ऑलरेडी है। उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेटर्स प्लांट लग चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 550 से ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ 1200 बेड के सारे बेड ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किए गए हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में कोई चिंता नहीं है। जो उस टाइम पे ड्रग्स यूज़ हुई थी उससे 1.5 गुनी दवाई को सलामत करके रखा गया है। यूपी में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पब्लिक हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 74,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। कोरोना टेस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा कोविड हॉस्पिटल में, जहां पर 30 ऐसे बेड की व्यवस्था की गई है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर आइसोलेशन दिया जा सके। ना सिर्फ आइसोलेशन, अगर स्थिति बिगड़ती है, कोई आपातकाल की स्थिति आती है, तो यहाँ पर और आईसीयू बेड्स का भी इंतजाम किया गया है। अगर अचानक से कोई भी कोविड के मामलों में तेजी आती है तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर इसलिए की गई है ताकि उस स्थिति से हम सभी बच सकें। इसी तरह की मुस्तैदी तमाम राज्यों में है ताकि ओमिक्रॉन को हराया जा सके। पहली कोशिश तो यह है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जाए, लेकिन साथ ही तीसरी लहर की आशंका देखते हुए अस्पतालों में ओमिक्रॉन के लिए अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की तादाद इतनी थी कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। पहले से तैयारी नहीं थी, इसलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी तरस गए। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही सरकार और अस्पताल दोनों तैयार हैं। गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में तीसरी लहर की आशंका है।
और इसके पीछे दलील ये है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार फैल रहा है और इसको फैलने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये बेहद संक्रामक है और बड़ी तादाद में लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए सरकारें पहले से तैयारी में जुटी हैं। अस्पतालों में इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ओमिक्रॉन की एंट्री रोकने की भी ज़रूरत है। यानी कि ऐसे देश जहां पर ओमिक्रॉन के मरीज़ हैं वहां से कोई इस वेरिएंट को लेकर हमारे देश में ना आ जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जा रही है। एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य है और इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुविधाएं लगातार बढ़ाती गई हैं ताकि बाहर से अगर कोई भी यात्री आ रहा है, पहली बात उसको मुश्किल ना हो और दूसरी बात ये है कि उसका टेस्ट पुख्ता होना चाहिए ताकि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे देश में एंटर हो रहा है तो कम से कम उससे बचाव के उपाय तुरंत से किए जा सके। एयरपोर्ट पर रैपिड RT-PCR मशीनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी 30 मशीनें लगाने की तैयारी हो रही है और ये मशीनें 1 घंटे में 500 से 600 टेस्ट करती हैं। इसके अलावा 4 पूरी तरह ऑटोमेटिक RT-PCR मशीनें भी हैं। यात्रियों को सुविधा हो और इसके लिए एयरपोर्ट पर 60 रजिस्ट्रेशन डेस्क भी बना दिए गए हैं जिन पर अतिरिक्त स्टाफ को लगाया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से 1 लाख से ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कोरोना टेस्ट के लिए भीड़ ज़्यादा है। फिर भी ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है तो उसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए दिल्ली या फिर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लगातार मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस आने के बाद से सख्ती बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर लेबोरेटरी को सेटअप किया गया है ताकि जो भी लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं उनका यहां पर टेस्टिंग की जा सके। जो भी हाई रिस्क कंट्रीज हैं वहां से जो लोग यहां आ रहे हैं उनकी यहां टेस्टिंग हो रही है। ये वो एरिया है जहां पर रजिस्ट्रेशन और जो भी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ रही है वो इस जगह पर दी जा रही है पैसेंजर्स को। इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ में यहाँ पर भी लैब सेटअप की गई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लैब सेटअप की गई हैं क्योंकि पता है सभी को कि इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। ताकि उसे रोका जा सके कि भीड़ यहाँ ना लगे, उसके लिए यहाँ पर ये सैम्पलिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कराई जा रही है और ये सैंपल्स यहाँ पर RT-PCR और रैपिड PCR के यहाँ पे लैब्स की तरफ से कलेक्ट किए जा रहे हैं। 2 तरीके के टेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, RT-PCR टेस्ट और रैपिड PCR टेस्ट। RT-PCR का जो रिजल्ट है वो 6 से 8 घंटे में आता है। वहीं बात करें रैपिड की तो रैपिड PCR 90 मिनट में टेस्ट आ जाता है। तो कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी आ रहे हैं हाई रिस्क कंट्रीज से वो टेस्ट हो और उसके बाद में ही वो अपनी गंतव्य स्थान पर पहुँचे। आजकल एक शब्द है जीनोम सीक्वेंसिंग, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो एयरपोर्ट पर यात्रियों का मुस्तैदी से टेस्ट तो किया जा रहा है, पॉजिटिव पाए जाने पर उनको अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है, फिर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से तो ये लोग संक्रमित नहीं हैं। अब आप यही जानना चाहेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, क्यों ओमिक्रॉन की पहचान करने और उसे रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़े आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे, मसलन इसमें वक्त कितना लगता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और देश की राजधानी में इसके लिए कितने टेस्ट लैब्स हैं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम दिल्ली के ILBS लैब पहुंची। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए चलता है और जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है, इसका पहला पड़ाव क्या होता है, ये बताने के लिए हम आपको पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल वायरोलॉजी में। क्लिनिकल वायरोलॉजी के डिपार्टमेंट में दरअसल आपकी जो नेजल और थ्रोट से स्वैब कलेक्ट किए जाते हैं उनको इस रूम में लाया जाता है। अंदर हालांकि हम जा नहीं सकते क्योंकि इसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आपके स्वैब्स को इस एरिया में लाया जाता है। उसके बाद नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी टेस्ट आता है उसके बाद आपकी जो स्वैब है उसमें से RNA निकाल के उसको डिकोड करके लैब में भेजा जाता है।
अब देखिए हम आपको ये एक फ्लो चार्ट है इसके जरिए समझाएंगे कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से वर्किंग होती है। सबसे पहले सैंपल्स रिसीव किए जाते हैं आपके RT-PCR के। किस तरह से जब आपका सैंपल लिया जाता है, आपका यदि सिम्टम है तो यहाँ से आपके सैंपल लिए जाएंगे। उसके बाद इन सैंपल्स को BSL-3 लैब यानी कि इस लैब में लाया जाएगा, इस लैब में इन सैंपल्स को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सैंपल्स की लेबलिंग की जाएगी। लेबलिंग के बाद यहाँ पर सैंपल्स में से आपके RNA को निकाला जाएगा। RNA का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, क्योंकि RNA का ही सीक्वेंसिंग होता है आगे जीनोम सीक्वेंसिंग में। अब RNA को स्टोरेज करने के लिए -80 डिग्री के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर RNA को स्टोर किया जाता है और उसके बाद ये स्टोर्ड RNA ऊपर जाता है। बाकी की प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस उन चीज़ों के लिए है जो लोग पॉजिटिव नहीं रहते हैं। अब चूंकि यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपका जो वायरस है उस वायरस का RNA यहाँ पर निकाला जाएगा, उसे सीक्वेंसिंग करने के लिए दूसरे लैब में भेजा जाता है। तो इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की पूरी प्रक्रिया समझ ली होगी, लेकिन आपका ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी क्यों होती है। इसे बताया LBS वाइस चांसलर एस.के. सरीन ने। क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, आप इसे साधारण भाषा में कैसे समझाएंगे? अब जैसे आप किसी भी एक व्यक्ति को लें, उसका फिंगरप्रिंट दूसरे से डिफरेंट होता है, हर आदमी का, इसीलिए आधार कार्ड बनता है। हर वायरस जब मल्टीप्लाई करता है तो उसका शक्ल दूसरे पहले वाले से बदल जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है म्यूटेशन का, प्रजनन का, पैदाइश का, रिप्रोडक्शन का। और इसलिए अगर हम जीनोम के साथ देखें भाई पूरा उसका जितना, जैसे आपका DNA है, भाई ये आदमी का DNA है, ये बंदर का है, ये एप का है, ये DNA किसका है पता लग जाता है। DNA से आप कैदी को, खूनी को पकड़ लेते हैं। उसी तरीके से वायरस, हर वायरस का RNA एक तरह का दूसरा प्रोटीन है। RNA से आप पता लगा सकते हैं कि वायरस कैसा है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है उसका हमने पूरा वायरस का RNA लिया, चाहे पूरे को आप सीक्वेंस करें, वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया, और आजकल उसी की ज़रूरत है। या आप एक छोटे से पोर्शन को सीक्वेंस करें। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर आपने उसकी रूपरेखा वायरस की पता कर ली, और उसके अंदर जैसे ये ओमिक्रॉन है, ओरिजिनल से सिर्फ 3% डिफरेंट है। जो चाइनीज़ वायरस था उससे 3% ही बदला है, पर ये 3% इतना है शरीर के लिए कि पूरी शक्ल रूपरेखा बदल गई, पकड़ में नहीं आता। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगाते हैं कि ओरिजिनल वाले वायरस से नया वाला वायरस कितना डिफरेंट है, किस एरिया में डिफरेंट है। फिर ये देखते हैं कि ये एरिया जहाँ पे डिफरेंट है क्या हमारी टेस्टिंग मेथड से पकड़ा जाता है, हमारी RNA में आ जाएगा, RT-PCR में आ जाएगा, और क्या ये जो नया वाला आया है वो हमारी वैक्सीन्स के खिलाफ काम करेगा। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में दस्तक देने के बाद कोरोना के इस नए वेरिएंट की एंट्री भारत में हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट पर प्रहार के लिए रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है, या कहें कि तैयार है, क्योंकि केंद्र ने 5 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना ग्रेडेड रिस्पॉन्स कार्य योजना तैयार कर ली गई है, और इसी के तहत हालात के हिसाब से ये अलर्ट जारी होंगे और सीधे लॉकडाउन का सहारा नहीं लिया जाएगा। ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए दिल्ली तैयार है, और दिल्ली सरकार का दावा है कि बगैर लॉकडाउन के ही वो ओमिक्रॉन को रोकने में कामयाब होगी। यानी अगर ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आती है तो भी दिल्ली में पाबंदियां चरणबद्ध तरीके से लगेंगी। अभी आजकल 0.1 या उससे कम पॉजिटिविटी चल रही है पिछले 5 महीने से। पॉजिटिव केसेस जो हैं 50 के आसपास आ रहे हैं, 40, 50, 60 इसके आसपास चल रहे हैं, और अभी तक नंबर वही है, पॉजिटिविटी रेट भी वही है। जैसे ही 0.5 पहुंचता है तो हमारी रेस्ट्रिक्शंस स्टार्ट होंगी। 0.5, 1% एंड 2% दे आर द मेजर लैंडमार्क्स। दिल्ली सरकार का ग्रेडेड रिस्पांस प्लान यानी कि ग्रैप पहले से तैयार है, जिसे कोरोना केस बढ़ने के हिसाब से लागू किया जाएगा। इसके तहत 4 लेवल तय किए गए हैं। पहला लेवल येलो अलर्ट है, जो तब लागू होगा जब 2 दिनों तक कोरोना का संक्रमण दर 0.5% से ज्यादा होगा। इस लेवल पर दिल्ली हर तरह खुली रहेगी। दूसरा लेवल एम्बर अलर्ट है, ये तब लागू होगा जब लगातार 2 दिनों तक 1% से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे।
ऐसी स्थिति में भी दिल्ली में उद्योग धंधे खुले रहेंगे, बाजार भी खुले रहेंगे, साथ ही मॉल की दुकानें भी ऑड इवन के आधार पर खुली रहेंगी। जब लगातार 2 दिनों तक 2% से ज्यादा संक्रमण होगा, तब तीसरा लेवल यानी ऑरेंज अलर्ट लागू किया जाएगा। इसमें दुकानें, मॉल बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे निर्माण कार्य चलते रहेंगे जहां मजदूरों के रहने की सुविधा हो। लेवल 4 यानी रेड अलर्ट चिंताजनक स्थिति होगी, तब 2 दिन तक 5% से ज्यादा संक्रमण हो, इस स्टेज पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और सभी का वैक्सीनेशन हो जाता है, तो शायद दिल्ली में लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। देखिए, वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज 93% से भी ज्यादा लोग लगवा चुके हैं, सेकंड डोज 60% क्रॉस कर चुकी है। एक तो ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, जिसकी भी सेकंड डोज ड्यू हो रही है वो तुरंत लगवा ले। पिछले कुछ दिनों से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन लगवा रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर आ सकती है, यानी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित होंगे और जाहिर है उनके इलाज के लिए दवा, ऑक्सीजन और बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की जरूरत होगी। सवाल है कि दिल्ली में संभावित तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में करीब 30,000 कोविड बेड तैयार है। संक्रमण बढ़ने की स्थिति में बेड की संख्या 64,000 हो सकती है। जल्द ही 6800 आईसीयू बेड भी तैयार हो जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार सतर्क है। ऑक्सीजन का उत्पादन 121 मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर का आयात किया गया है। साथ ही स्टोरेज के लिए 15 टैंकर्स मंगाए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में तो पाइपलाइन से बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम है। नया जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है WHO के द्वारा जो अभी हाल ही में घोषित किया गया है, उसके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की है। आइसोलेशन बेड्स 40 बनाए हैं, उनके लिए अलग से आईसीयू का भी हमने अरेंजमेंट किया है। और आपने देखा होगा कि पूरा आईसीयू बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू है, सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बाईपेप मशीन है। और इसके साथ साथ जो पाइपलाइन है वो सारे बेड्स पे हमने LMO से कनेक्ट किया है। सिलेंडर की अब हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे हमें पाइपलाइन से ही ऑक्सीजन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो दावा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी महसूस नहीं होगी। करीब 15,000 हेल्थ केयर कर्मचारियों को ऑक्सीजन थेरेपी और बच्चों के वार्ड की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें 4,673 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जहां तक मेडिसिन की बात है तो सरकार ने 32 जरूरी दवाओं का 60 दिनों का स्टॉक तैयार कर रखा है। इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की भी खरीदारी की जा रही है, यानी हर मोर्चे पर दिल्ली सरकार की तैयारी मुकम्मल है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ओमिक्रॉन की लहर आती भी है तो दिल्ली उसका डटकर मुकाबला करेगी। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। चलिए रुक करते गोरखपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। और ये सौगात केवल गोरखपुर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वांचल को ही मिली है। आज का दिन पूर्वांचल के लिए मंगलमय साबित हुआ है। एक तरफ गोरखपुर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिली है, तो गोरखपुर उन शहरों में भी शामिल हो गया है जहां आज वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर एम्स का उद्घाटन कर दिया है। गोरखपुर एम्स, खाद कारखाना, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर को ट्रिपल गिफ्ट है। ये योजनाएं कुल करीब 9,600 करोड़ रुपए की हैं। अपनी चिर परिचित शैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इस मौके पर भोजपुरी में जनता को सीधा संबोधित किया। सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रही है। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घड़ी को याद किया जब वो 5 साल पहले इन योजनाओं का शिलान्यास करने गोरखपुर आए थे। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का
शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनावी गुणाभाग से अलग इन योजनाओं का फायदा आम आदमी को कितना होगा, ये जानना ज्यादा जरूरी है। हम इन 3 परियोजनाओं की सिर्फ डिटेल आपको नहीं बताएंगे, बल्कि पूरे पूर्वांचल में एम्स की सबसे ताजा रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि गोरखपुर के खाद कारखाने से पूर्वांचल के किसानों को कितना फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। गोरखपुर में एम्स का संचालन शुरू होने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका सीधा फायदा न सिर्फ पूर्वांचल को होगा, बल्कि नेपाल तक के लोग यहाँ इलाज कराने आ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में एम्स की प्रगति रिपोर्ट भी दी। पिछले 7 साल से 16 एम्स बनाने पर काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। यही नहीं, जांच के लिए पुणे जैसे शहरों पर निर्भर गोरखपुर में अब आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को अपनी नई बिल्डिंग भी मिल गई है। वास्तव में ये 10,000 की परियोजना। हेल्थ सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को मेडिकल हब बनाने के मिशन पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार में गोरखपुर के खूंखार जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी पर अंकुश लगाने में भी कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य क्रांति की ये धमक पूर्वांचल की सेहत के लिए सुनहरा कदम है। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य ही क्यों, पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी सौगात दी है, खाद कारखाने की। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूपी में विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का या तो शिलान्यास हो रहा है या फिर लोकार्पण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सियासी नफा नुकसान की जिन्हें फिक्र है वो यूपी के विकास योजनाओं की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में तो कम से कम ये नजर आ रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है। गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1011 करोड़ की लागत से बने एम्स गोरखपुर की सौगात दी। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर प्लांट का भी उद्घाटन किया, जिसमें अब बड़ी मात्रा में यूरिया का उत्पादन होगा। यही नहीं, मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात दी गई, जिसके जरिए आने वाले समय में तमाम तरह की जांचों को अब गोरखपुर में ही कर लिया जाएगा।
पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार मांग उठती रही है और एम्स गोरखपुर के बन जाने से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार और आसपास के राज्यों के मरीज भी अब इस एम्स का रुख करने लगे हैं। साफ है कि पूर्वांचल में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उठी मांग तो एक तरफ पूरी हुई, लेकिन उसके साथ ही फर्टिलाइजर प्लांट की शुरुआत ने रोजगार के लिए भी एक नए आयाम को खोला है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर पहुंचकर इसे पूर्वांचल की धरती पर जनता को समर्पित किया। गोरखपुर से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। वैसे देश में एम्स जैसे भरोसेमंद अस्पताल बनाना मोदी सरकार के एजेंडा में टॉप पर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले सालों में एम्स जैसे संस्थान देश के कई शहरों में लोगों की सेहत संभाल रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में देश में एम्स का सबसे ताज़ा अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको गोरखपुर एम्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि एम्स भले ही नाम से एक से लगे, लेकिन देश के सभी एम्स अपने आप में अलग हैं, बेहद खास हैं। तो आइए जानते हैं गोरखपुर के एम्स की खासियत क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। गोरखपुर एम्स में 750 बेड की क्षमता होगी, जिसमें 300 बेड पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हालांकि बाकी बचे 450 बेड्स भी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए मरीज जनवरी से भर्ती किए जा सकेंगे। एम्स में 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसके अलावा एम्स के सभी 750 बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा भी मौजूद होगी। एम्स में 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। ओपीडी यानी कि इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में आज से छोटे ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। दूसरे एम्स की तरह यहाँ भी डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी की सुविधा है। आयुष विंग के साथ ही हर्बल गार्डन भी बनकर तैयार हो गया है। तो गोरखपुर एम्स के पहले 25 अक्टूबर को इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया था। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चालू या फिर बन रहे मेडिकल कॉलेजेस का अपडेट भी दिया है। अब वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है, ये सबसे पहला अपडेट है। इसके अलावा बस्ती में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। बहराइच, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। अयोध्या में कॉलेज का काम चल रहा है। देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो चुका है। कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। इन मेडिकल कॉलेजेस से ये बात तो जाहिर है कि आम आदमी को फायदा होगा। गोरखपुर में आज से एम्स ही नहीं बल्कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी शुरुआत हुई है। मतलब ये है कि पूर्वांचल का पूरा हेल्थ प्लान तैयार किया गया है। आइए हम आपको समझाते हैं यूपी में एम्स कैसे बदल रहा है हेल्थ सेक्टर की तस्वीर, और ख़ास तौर पर गोरखपुर का रिसर्च सेंटर कैसे करेगा लोगों की मुश्किलों को आसान, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। गोरखपुर के एम्स से पूरे पूर्वांचल के साथ ही बिहार और नेपाल तक के लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। अब पूर्वांचल के मरीजों को दिल्ली, लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एम्स गोरखपुर से फिलहाल मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 14 जिलों को सीधे तौर पर लाभ होगा। और बड़ी बात तो यह है कि एम्स गोरखपुर तक 7 करोड़ मरीजों की सीधी पहुंच हो जाएगी। यूपी में रायबरेली के बाद गोरखपुर में यूपी का दूसरा एम्स है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए 9 लैब्स भी स्थापित की गई हैं। यूपी के बनारस में पहले ही महामना कैंसर संस्थान खोला जा चुका है। और इतना ही नहीं, पूर्वांचल को गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी की सौगात भी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि यूपी में एमबीबीएस की करीब 938 सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो मेडिकल कॉलेज, एम्स, रिसर्च सेंटर्स, ये वो सुविधाएं हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पूर्वांचल जैसे इलाके को है। बड़े बड़े शहरों में बीमारी का इलाज कराने वाले लोग महंगे इलाज के अभाव में, बीमार लोग और बिना जानकारी के बीमारी को इन्वेस्टिगेट देने वाले लोग, इन सब के लिए एम्स एक वरदान है, जिसने आज गोरखपुर में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साल भर से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों का आंदोलन अब खत्म हो सकता है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि बैठक में कुछ बातों को लेकर अभी और चर्चा होनी बाकी है, जिसके लिए कल
की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इसके पहले किसानों की मांगों को लेकर सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा दिल दिखाया है। सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को शामिल करने के लिए तैयार है और साथ ही आंदोलन के दौरान जो केस हुए वो वापस लिए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना दर्ज किए गए हों। सरकार ने साफ किया है कि पंजाब मॉडल के तहत ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसान नेता संधू निकले हैं मीटिंग से, जो ये बात कह रहे हैं कि जो सेंटर ने प्रपोजल भेजा था उस प्रपोजल में एमएसपी की कमेटी को लेके एग्रीमेंट हुआ है। किसान नेता, इसमें एसकेएम के नेता शामिल होंगे उस एमएसपी की कमेटी पे, ये बात पे एग्रीमेंट है। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि सारे केस वापस लेंगे। ये ड्राफ्ट जो प्रपोजल भेजा था सरकार ने उसमें ये कहा गया है कि केसेस वापस होंगे। तीसरी अहम बात, पंजाब मॉडल पे कंपनसेशन दिया जाएगा, ये भी एग्रीमेंट हो गया है। ये अभी किसान नेता जो एसकेएम की मीटिंग से बाहर निकल के आए हैं वो कह रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन कब खत्म होगा इस पे बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब चलते चलते आपको दिखाते हैं आज की सबसे अच्छी तस्वीर। चिनार कॉर्प्स ने कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग और अभ्यास किया है। इस अभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया। सेना की संयुक्त ताकत को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत अहम माना जा रहा है।